Welcome guys, I am Sanju Ganjir and today we will discuss the topic of the shaft and which is subjected to combined twisting and bending moment. So what will happen when shaft subjected to this combined load? So this is the topic of the day. So you all seen on your screen the topic is shaft subjected to combined twisting and bending. So before starting with it all, I just remember with just two videos back, just two lectures back, and in previous lectures, in previous videos, you can learn about the basics of shaft and types, material selection and design with two types, depending on the two bases, and that one is first one is strength and the second one is rigidity or stiffness. So आपने ये दो एक स्ट्रेंथ बेस पे, एक रिजिडिटी या स्टीफनेस बेस पे, और उसी के अकॉर्डिंग शाफ्ट को डिजाइन किया जाता है। मीन्स इसका जो होता है स्ट्रेंथ चेक किया जाता है, इसका जो डायमेंशन है, डायमीटर है, उसको चेक किया जाता है। ओके, सो ये तो हो गया। और उसके बाद मैंने इसमें आपको जो शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग और एक और चीज शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, सो ये जो लेक्चर्स है मैंने ऑलरेडी आपको करवा चुका है, और इसका जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछा जाता है एंड आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में और साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये वहां से मैंने आपको बता दिया है। तो आप क्या करेंगे, ये वाला वीडियो मस्ट है आप देख लें, क्योंकि अभी जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जो ट्विस्टिंग और बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं मोमेंट, सो इसके कारण जब ये दोनों चीजें कंबाइन हो गई, शाफ्ट जो एप्लीकेशन किसी वर्क कर रहा है कहीं पर, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, एज यू नो व्हाट इज द शाफ्ट, एंड मैंने बताया था आपको कि ये जो होता है मेन एक रोटरी एलिमेंट होता है, और वो पावर जो आपका ट्रांसमिशन होता है वहां पर इसको यूज किया जाता है, और इसके बिना पावर ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। और बहुत सारे जो आपके सपोर्टिंग एलिमेंट होती है, जैसे कि लाइक आपकी मैंने बताया था पुली और गियर्स और ड्राइव्स, ये सारी चीजें यहाँ पर अटैच होती हैं, और वो भी पावर ट्रांसमिशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। सो ये सारा जो डिस्कशन है मैंने इस दो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बता दिया है। सो यू कैन टेक एडवांटेज फ्रॉम हियर। सो राइट नाउ वी आर मूविंग टू आवर मेन टॉपिक, और ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो चलिए, अब आपको बनाना है शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट। तो चलिए मैं एक डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज कि आपके पास कोई शाफ्ट है लाइक दिस, चलिए देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बना देता हूं इसको लाइक दिस। देखिए, और मान लीजिए ये आपका एक मेन शाफ्ट है, यहाँ मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। चलिए, है ना, डिफरेंट शेप रहता है, बीच में क्रॉस सेक्शन इसकी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन और वहां पर जो स्ट्रेसेस एक्ट करती हैं उसके अकॉर्डिंग से इसको शेप, इसका डिजाइन तैयार किया जाता है ना। चलिए, तो मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। मान लीजिए इस टाइप से ये आपके, है ना, स्ट्रेस लग रही है, शाफ्ट है, और अब हमको पता है कि ये जो है ना, कुछ काइंड ऑफ रोटेशन से घूमता है। इसमें मैंने बताया है, देखिए, ट्विस्टिंग भी हो सकता है, बेंडिंग भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि ये जो है यहां से देख पा रहे हैं ऐसे रोटेट होगा। अभी देख लीजिए कौन सा रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज होगा, यहां पर भी कहीं पर होगा। तो ये मान लेता हूं मैं, ये क्या है आपका, बताइए, ट्विस्टिंग मोमेंट होगा। सो ये आपका ट्विस्टिंग मोमेंट, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी और बारीकी से समझा रहा हूँ। ये ट्विस्टिंग मोमेंट है लाइक दिस। तो मैंने बताया ये तो ट्विस्टिंग होगा, जब रोटेट होगा दैट मीन्स टॉर्क आता है यहाँ पर, और ये आपका यहाँ पे स्ट्रेस होता है टाउ, इस कारण से, है ना, रोटेशन होता है।
तो ये तो रोटरी मोशन को भी कन्वर्ट कर लेता है, चलिए ट्रांसफर करता है। और दूसरा जो आपका इफेक्ट आता है ना, चलिए देखते हैं। मान लीजिए बैंड होता है कहीं पर से इस टाइप से, और लाइक दिस इस टाइप से कोई फोर्सेस लगती हैं, मोमेंट लगती है, मीन्स यहाँ पर से कुछ लोड लगेगा और कुछ पर्टिकुलर, देखिए इसका डिस्टेंस तो कहीं ना कहीं होगा, ये पूरा डिस्टेंस इसको डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए एक्स हो गया, इसको मान लेते हैं, मान लीजिए ए, यहाँ का बी, यहाँ का सी, जैसे भी आप कह सकते हैं। तो कुछ ना कुछ लोड तो कहीं ना कहीं पर लगी होंगी, ज्वाइंट्स पर होंगे, बियरिंग में जो पुली लगी होती है, मान लीजिए यहाँ पर माउंट है, कहीं ना कहीं पर लगेगा, उसके कारण एक पर्टिकुलर एरिया पे कहीं ना कहीं क्या होगा, डिफॉर्मेशन आएगी, दैट काइंड ऑफ बेंडिंग। तो इसको मैं मान लेता हूँ बेंडिंग मोमेंट, है ना, मोमेंट बोल सकते हैं या बेंडिंग मोमेंट, दोनों तरफ से लग रहा है। चलिए ये हो गया। इसमें आपको आता है, मैंने बताया एम, दैट मीन बेंडिंग मोमेंट, और इसमें किसके कारण होता है, बेंडिंग स्ट्रेस आएगी, और ये आपका होता है, मैंने बताया था टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वैल्यू कहीं किसी पार्ट पे ज्यादा हो गई है, तो ब्रेक होगा कि नहीं होगा। चलिए मान लीजिए यहाँ मिडिल पे है ना, मिडिल पे से ये ब्रेक होगा, मान लीजिए इस टाइप से ये आपका क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। चलिए ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इस टाइप से आपका जो बीच से ये जो है डिजाइन ज्वाइंट है, ये ब्रेक हो चुकी है, ये देखिए इस टाइप से, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये या तो किसके कारण हो सकता है, टॉर्सन ट्विस्टिंग के कारण हो सकता है, या फिर किसके कारण हो सकता है, बेंडिंग के कारण हो सकता है। बेंडिंग के कारण तो बेंड होगा, बट क्या होगा, एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके वो कहीं ना कहीं फटीग उसमें आएंगे। दैट मीन्स मैंने अभी आपको बताया था लेक्चर में कि क्रैक्स जहां से स्टार्ट होंगी आनी, है ना, तो डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक सर्टेन लिमिट जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती किसी मटेरियल की, आई जस्ट डिस्कस एंड आई टेक अ लिटिल बिट टाइम ऑफ यू। तो जैसे अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या करता है कि ये मैक्सिमम लिमिट होती है, याद रखेंगे, किसी भी मटेरियल को फ्रैक्चर मीन्स पूरी तरह टूटने से, है ना, डिस्ट्रॉय होने से रोकती है। इतने, जैसे कि मान लीजिए आपको सपोज आपको क्वेश्चन, मतलब किसी मटेरियल का मान लीजिए दिया अल्टीमेट स्ट्रेंथ 600 मेगा पास्कल, चाहे आप कास्ट आयरन बोलो, माइल्ड स्टील, किसी का भी मान ले सकते हैं। तो ये इतने तक को चाहे तो बेंड हो सकता है, चाहे तो वो ट्विस्ट हो सकता है ना, डिफॉर्म होगा कुछ भी तरीके से, बट वो फ्रैक्चर होने से पहले ये टोटल इतने स्ट्रेंथ तक को क्या रेजिस्ट कर सकता है, तो इसका अल्टीमेट होता है। तो वैसे ही कभी किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे जब ये हम वर्क कर रहे हैं, तो मैंने तो बताया फटीग आएगी, आपको तो पता है क्या होता है, बताइए। रिपीटेड लोड या साइक्लिक लोड लगती है जब आप ये वर्क करता है शाफ्ट, तो साइक्लिक लोड आती है वहां पर, और कभी कभी उसी लोड के कारण ये इस रॉड के पर्टिकुलर किसी भी, इस शाफ्ट के पर्टिकुलर किसी भी पोर्शन पर जहां पर स्ट्रेस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो रही है, चाहे तो टॉर्सनल स्ट्रेस हो सकता है, चाहे तो बेंडिंग स्ट्रेस हो सकता है, तो उस कारण से वो टूटेगा, ब्रेक होगा, और उसी को बोलते हैं फटीग। तो वो होता है फटीग, है ना। और वो किसी किसी कारणों से होता है, तो वो होता है आपका, मैंने जस्ट, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, आपने पढ़ा सुना होगा कोरोजन, तो कोरोजन के कारण भी हो सकता है ना, कोरोड, क्योंकि सरफेस जब कोरोड होता है तो लॉसेज जो होंगी, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन में वो पार्टिसिपेट करता है ना, तो ये बहुत ज्यादा इसमें हीट के कारण टेम्परेचर क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो कोरोड अगर हो रहा है मटेरियल, तो उस जो पावर ट्रांसमिशन के दौरान जो आपका जो पावर लॉस हो रहा है, मीन्स पावर निकल रहा है या जनरेट हो रहा है, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा अपने आप, और है ना, और मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती जाती है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होती जाती है, खत्म होती जाती है। तो ये कोरोजन के कारण हो सकता है। वियर एंड टीयर आती है, स्क्रैचेस देखे होंगे आपने बार बार काम करने के कारण, है ना, वर्क करने के कारण, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है बताइए, ये तो दो चीज मैंने बताया, ट्विस्टिंग बेंडिंग तो होगा ही होगा, है ना, और इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट का सिलेक्शन या इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट्स और बियरिंग्स, क्योंकि दो सॉफ्ट को अगर हमको, बियरिंग तो जानते हो आप, है ना, ये क्या होता है, कोई भी रोटेटिंग जो शाफ्ट होता है एलिमेंट, उसको क्या करता है, होल्ड करता है, ये खुद नहीं घूमता, बट उसको क्या कराता है, रोटेट करवाता है। ओके, तो ये होता है बियरिंग। तो इन सारी चीजों के कारण इसमें फटीग आ सकती है ना, फटीग के कारण है इसमें फेलियर हो सकता है। तो चलिए ये सब चीज तो मैंने डिस्कस करके आपको बता दिया। तो सारा डिस्कशन बहुत ही सिंपल सा तरीका था। अब मैं इसको एक न्यूमेरिकल व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। जैसे कि हमने ट्विस्टिंग और बेंडिंग में जो इक्वेशन निकाले थे, वो इक्वेशन को आपको याद रखना है। तो चलिए क्या करते हैं,
कि इसको इसके जो शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग है ना, उसको हम दो थ्योरी से के अनुसार कंसीडर करेंगे और उसके अनुसार उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दो थ्योरीज को अडॉप्ट किया गया है। तो जो नंबर 1 थ्योरी आपकी बनती है यहां, वो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, या इसी को बोलते हैं गेस्ट थ्योरी। गेस्ट थ्योरी, ठीक है। तो देखिए शियर स्ट्रेस थ्योरी की बात आ रही है ना। तो टाउ जो आपकी वैल्यू होती है ना, जो है ना फेलियर जो होते हैं इस शियर स्ट्रेस के कारण, तो ये नॉर्मली कम होती है। तो इसके कारण जो हम इसका जो टेस्टिंग करेंगे है ना, वो होगा कौन से मटेरियल के लिए होगा, याद रखेंगे। तो हम इसको मान सकते हैं डक्टाइल मटेरियल, याद रखेंगे। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए गैस थ्योरी एप्लीकेबल होता है। और दूसरा जो होता है आपका, वो होता है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। तो ये क्वेश्चन में आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि डक्टाइल मटेरियल के लिए कौन सी थ्योरी या विच थ्योरी इज बेस्ट सुटेड फॉर या रिकमेंडेड फॉर द डक्टाइल मटेरियल। आपको बहुत सारे 3-4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको ये सब याद रखना। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, और इसी को बोलते हैं, इसको आपको बोला जाता है रेंकाइंस थ्योरी। रेंकाइंस थ्योरी, और ये आपका ब्रिटल मटेरियल के लिए होता है, याद रखेंगे। कौन सा मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल। और ब्रिटल मटेरियल कौन सा होता है, एग्जांपल कास्ट आयरन हो सकता है। तो ये चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ कास्ट आयरन, और ये आपका डक्टाइल मटेरियल होता है। इसमें आप माइल्ड स्टील मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, याद रखेंगे, और इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी मटेरियल की उसकी कितनी स्ट्रेंथ होती है, कितनी दैट काइंड ऑफ स्ट्रेसेस को रेजिस्ट कर सकता है, तो वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। उसमें हीट ट्रीटमेंट्स कैसी हो सकती हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप बिल्कुल पढ़ें उसको, चलिए जानना पड़ेगा उसको। तो अब ये दो थ्योरी होती है। अब इसके अकॉर्डिंग से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मीन्स डेरिवेशन करेंगे और फाइंड करेंगे डायमीटर ऑफ द शाफ्ट व्हेन दे सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग। तो जब हाई स्ट्रेसेस जनरेट होंगी या वहां पर एक्ट करेंगी ट्विस्टिंग और बेंडिंग के कारण, तो वो जो आपका शाफ्ट है उस कितने वो डायमीटर का हम उसको चूज करेंगे, ताकि वो उतने स्ट्रेस को इजीली रेजिस्ट कर पाए और फटीग ना हो, फेलियर ना हो। चलिए, तो लेट करते हैं, लेट स्मॉल डी क्या हम मान लेंगे, डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट का ले लेते हैं, डायमीटर ऑफ शाफ्ट या सॉलिड शाफ्ट, सॉलिड शाफ्ट। चलिए ओके, और टाउ मान लेते हैं। तो ये क्या होगा, शियर स्ट्रेस किसके कारण होगा बताइए, ट्विस्टिंग के कारण। तो शियर स्ट्रेस ड्यू टू ट्विस्टिंग। नेक्स्ट आपको आएगा सिग्मा बी, इसको हम मान सकते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू, अब किसके कारण होता था, मैंने बताया था टेंसाइल या कंप्रेसिव कारण, ड्यू टू टेंसाइल। बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट लिख देता हूं, बेंडिंग मोमेंट। और बेंडिंग स्ट्रेस इन द सेंस यहाँ पर आएगा टेंसाइल भी हो सकता है और वो कंप्रेसिव भी हो सकता है। ये आपके जो एप्लीकेशन हो रहा है, लोड कैसे एक्ट कर रहा है उसके हिसाब से है। ओके, तो चलिए, तो हम दो थ्योरी मैंने आपको बताया, उसके हिसाब से इसको डिजाइन किया जाता है। तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, याद रखेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी या फिर गेज थ्योरी, इसके हिसाब से जो टाउ मैक्स होती है, याद रखेंगे। तो इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे को रिकमेंड करें, मैसेज करें, मैं आपको इसका डेरिवेशन अलग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। उसके लिए वीडियो या फिर जैसे भी हो सके आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल आप टाउ मैक्स की जो वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, वो होती है 1/2 और रूट सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। ये देखिए इस टाइप से, बहुत सिंपल है।
ओके, अब ये क्या क्या होता है तो मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। सिग्मा भी बेंडिंग स्ट्रेस होगा, ये हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेस होता है, ठीक। अब यहां पर हमको पता है कि जब ट्विस्टिंग और बेंडिंग होता है ना, तो इन ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग के केस में क्या हुआ था याद रखेंगे। ट्विस्टिंग के केस में जो टॉर्क की वैल्यू थी वो कितनी थी बताइए, पाई/16 इंटू टाउ इंटू डी क्यूब। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में इसकी है ना इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को डिराइव करके बताया था, सो वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और इन बेंडिंग और बेंडिंग में मैंने आपको बताया था एम जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू वो होती है पाई/32 इंटू सिग्मा बी इंटू डी क्यूब। ये देखिए ये होता है, तो इन्हीं वैल्यूज को देखिए, एक को मैं सिग्मा बी यहाँ पर है तो सिग्मा बी के टर्म में रखूंगा, और टाउ है तो ये देखिए यहाँ पर टाउ है तो इसको मैं टाउ के टर्म में रखूंगा, दिख रहा है आपको। तो ये और ये दोनों के टर्म में रखना है, तो क्या हो जाएगा बताइए, चलिए यहाँ से मैं राउट रख देता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर मैं लिखूंगा, देखिए सिंपल सा है। सिग्मा बी के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 32m अपॉन पाई इंटू डी क्यूब, और इसका होल स्क्वायर होगा। चलिए नेक्स्ट, प्लस 4 है आपका एज इट इज। टाउ के लिए देखिए 16 इंटू टी, ये देखिए अब मल्टीप्लाई होगा, तो 16 इंटू टी मैं गायब कर देता हूँ सीधा यहाँ से, तो 16 टी डिवाइडेड बाई पाई और डी क्यूब आएगा नीचे, तो चलिए पाई इंटू डी क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा था ये। अब इसमें हम क्या करेंगे देखिए, इसमें हमको वैल्यू निकालनी है ना, इसमें कुछ कॉमन चीजें हैं। अच्छा, इसके स्क्वायर करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें कॉमन आएंगी वो देखेंगे। तो 1/2, ये देखिए यहां से इसको आप कैलकुलेशन करें तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 16 इंटू 16 इंटू 4 जब करेंगे तो ये टोटल 32 का स्क्वायर आएगा, आप करके देखेंगे। तो चलिए एक बार और लिख देता हूं मैं, तो ये आपको हो जाएगा 32m पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर, प्लस ये भी क्या हो जाएगा मैं बताया आपको 32t हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई डी क्यूब पूरे का होल स्क्वायर। आप करके देखें 16 इंटू 16 इंटू 4 इसी के बराबर आएगा। ओके, क्या बोल रहा हूँ, 32 इंटू 32 करें, 16 इंटू 16 इंटू 4 करके देखिए, बिल्कुल आएगा सेम चीज है। तो अब इसमें से बाहर क्या निकलेगा वो देख पा रहे हैं आप। तो देखिए 32 कॉमन है, पाई डी क्यूब कॉमन है, 32 कॉमन है, पाई डी क्यूब कॉमन है, तो ये 32 अपॉन पाई डी क्यूब को दोनों से मैं बाहर निकाल रहा हूं। चलिए देखेंगे, तो आपको क्या बताया था मैंने, टाउ मैक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू, देखिए मैंने बाहर निकाल दिया 32 अपॉन पाई डी क्यूब को। अब अंदर आपका क्या बचा, एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ओके, बचा है कि नहीं, हो जाएगा। अब देखिए यहां से 2 इस 16 टाइम में कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा बताइए। इस टर्म को मैं इधर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा आपका पाई/16 इंटू टाउ मैक्स इंटू डी क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। तो ये देखिए ये आपका टाउ मैक्स, इस टोटल टर्म को हम बोल सकते हैं टी इक्विवेलेंट, मींस इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। इस टोटल टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, टी सफिक्स में ई करेंगे तो टी इक्विवेलेंट मींस इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द मोमेंट विच व्हेन एक्ट अलोन। मैं इसको डिफाइन करके बता रहा हूं कि ये होगा, इट इज अ मोमेंट which when act alone produces same shear stress tau as the actual twisting moment, मोमेंट। ठीक है, तो सेम काम करेगी है ना, जब ये एक्ट करेगा खुद पे टी इक्विवेलेंट, तो वो एक्चुअल ट्विस्टिंग मोमेंट के जैसा ही काम करेगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, अब सिंपल से हो जाएगा।
तो इस कंडीशन में जो आपका टी हो जाएगा वो टी इक्विवेलेंट हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अब क्या लिख सकता हूं बताइए, टाउ मैक्स क्या होगा उस कंडीशन में, टाउ मैक्स जो होगा टाउ के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, टोटल रिलेशन इसका हो जाएगा कि टी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यही चीज है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कोई भी मान लो इज इक्वल टू पाई बाई 16। टाउ मैक्स मानो या टाउ मानो एक ही है, मैक्सिमम भी देगा तो भी लिख सकते हो और नॉर्मल अवेलेबल देगा तो भी, और डी क्यू ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन से आप क्या निकालेंगे, डायमीटर ऑफ शाफ्ट फाइंड कर लेंगे। इस इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, डायमीटर ऑफ शाफ्ट मिल जाएगा। ओके, तो ये है आपका जो इक्वेशन जो आपको डिराइव करके यहाँ पर बताया वो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट का है। अब वैसे ही मैं करूंगा, कौन से थ्योरी के लिए था ये, कौन से थ्योरी से मिला ये मुझे, सॉरी गेस्ट थ्योरी से मिला है, गेस्ट थ्योरी या इसी को क्या बोलते हैं बताइए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। सो यहाँ से मैंने फाइंड करके आपको बता दिया डायमीटर ऑफ शाफ्ट, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको ये दे देगा, ओके, टाउ की वैल्यू दे देगी या ये निकाल लेंगे जैसे भी होगा, या इसकी वैल्यू देगी तो मैं क्वेश्चन से करवा दूंगा, ये आपको निकालना है। तो चलिए अब आपका जो नेक्स्ट होगा वो होगा, हम लेंगे अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, या इसी को बोलते हैं रैनकाइन थ्योरी। किसके लिए होता है, ब्रिटल मटेरियल लाइक कास्ट आयरन के लिए। सो क्योंकि जो कास्ट आयरन होता है ना वो बेंडिंग और ट्विस्टिंग में क्या होता है, बेंडिंग इन द सेंस टेंसाइल और कंप्रेसिव में जल्दी टूटता है, उसकी वैल्यू जो होती है टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस की वो कम होती है, ओके, एज कम्पेयर टू डक्टाइल मटेरियल। सो इसीलिए हम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी यूज करते हैं। और वैसे ही आप डक्टाइल मटेरियल के लिए भी बोल सकते हैं कि डक्टाइल मटेरियल जो होता है ना, इन द सेंस, तो डक्टाइल मटेरियल की जो वैल्यू होती है शियर स्ट्रेस मींस जो शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है वो बहुत ही कम होती है और बहुत इसमें जल्दी ब्रेक होती है, इस वजह से इसको तैयार किया जाता है। ओके, किसके थ्योरी के बेस पे, शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बेस पे। चलिए, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है पता है, बहुत ही सिंपल था, सिंपल है इसके लिए भी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है आपका, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस या बेंडिंग स्ट्रेस जो बोल सकते हैं, सिग्मा बी मैक्स, वो होता है वो होता है 1/2 इंटू सिग्मा बी प्लस 1/2, और जस्ट पिछला इक्वेशन है ये आपका एम स्क्वायर प्लस सॉरी क्या था, क्या निकाले थे अपन, क्या लाए थे, सिग्मा बी का स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर, ये इक्वेशन था। चलिए यहीं से फिर से मिलेगा। तो एज वी नो कि जो वैल्यू थी ये हमको पता है, ये क्या था बताइए, 32m बाई, है ना। चलिए मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, ये तो आपको पता है, चलिए यहाँ से भी लिख देता हूँ, ये आपका तो हो जाएगा 1/2, और सिग्मा बी की वैल्यू कितनी थी बताइए, सिग्मा बी की वैल्यू कितनी थी, ये थी 32m/πd³। चलिए और यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस 1/2, चलिए दोनों की वैल्यू भी आपको पता है कितनी बताइए, 32m/πd³ स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू देखिए 4 को एक काम करता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 को बाहर रख देता हूँ, इनटू टाउ की वैल्यू होगी 16t/πd³ पूरे का होल स्क्वायर। चलिए अब देखिए मैंने आपको बताया था 16 × 16 × 4 करोगे तो 32 का होल स्क्वायर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, और यहाँ पर भी वही है। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे से क्या बाहर निकाल दूं बताइए, 32 ये निकाल देता हूँ अभी इस बार, 32m/πd³ मैंने बाहर निकाला है, और क्या बचेगा चलिए बताइए, और 1/2 दोनों में है देखिए, तो 1/2 को भी मैं निकाल देता हूँ। चलिए यहाँ पर अब क्या बचेगा बताइए, यहाँ से क्या बचेगा, 32m को नहीं निकालूंगा, 32 बस को निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा 32m बचेगा यहाँ पर, प्लस यहाँ से क्या बचेगा बताइए, हाफ यहाँ से ही बाहर है, यहाँ से बचेगा m का स्क्वायर, और प्लस यहाँ से देखिए t का स्क्वायर बचेगा,
तो ये इक्वेशन आपको मिला और इधर क्या था बताइए, सिग्मा बी मैक्स। ये मैंने इसको बाहर निकाल दिया है। तो चलिए अब इस पूरे जो क्या इक्वेशन है, मीन्स जो टर्म है, ये टोटल 32/πd³, इसको मैं इस साइड ले जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो ये हो जाएगा आपका π/32 इंटू सिग्मा बी मैक्स इंटू d³ इज इक्वल टू हाफ m प्लस रूट m स्क्वायर प्लस t²। ये आपको मिला। तो इसी को क्या बोलते हैं याद रखेंगे, इसी जो टर्म को, ये आपका पर्टिकुलर जो टर्म है, ये देखिए, ये 1/2 m प्लस रूट m स्क्वायर प्लस t², इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। उसको क्या बोले थे, ट्विस्टिंग मोमेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। और इसको भी आप इजिली डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने उसको किया था कि जो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट होता है ME, याद रखेंगे, इट इज डिफाइंड एज अ मोमेंट विच व्हेन एक्ट अलोन प्रोड्यूसेस सेम टेंसाइल और कंप्रेसिव या फिर बेंडिंग स्ट्रेस एज द एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट। तो दैट इसका मतलब होगा ME जो होगा M के बराबर होगा। ये ऐसा मोमेंट है जो अगर ये खुद अकेला काम करे, अकेला अगर लोड कहीं पर वर्क करता है, तो उसकी जो वैल्यू होगी, जितना भी स्ट्रेस वो जनरेट करता है ना, प्रोड्यूसिंग सेम स्ट्रेस, जितना भी बेंडिंग और टेंसाइल स्ट्रेस वहां पर वो लगा रहा है, मीन्स उस वर्किंग में, उस एप्लीकेशन में लग रहा है, उसी के बराबर ही एक्चुअल में जो लगता है वही चीज यहाँ पर वर्क करेगा, सेम होगा। दोनों की मतलब एक ही है। तो चलिए, तो ये हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब दोनों जब एक हो जाएगा तो कैसे लिख सकते हैं इसको, अब इसको हम सिंपल से लिख सकते हैं कि M इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या था, 1/2 m प्लस रूट m स्क्वायर प्लस t² इज इक्वल टू, अब क्या होगा, सिग्मा बी मैक्स और सिग्मा बी जो होगा सेम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सेम स्ट्रेस सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसका कहने का मतलब है। तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगा π/32 इंटू सिग्मा बी मैक्स लिखो या सिग्मा बी लिखो इंटू d³। चलिए, तो यहां से फिर से हमको डायमीटर ऑफ शाफ्ट मिल जाएगा। अब देखिए, दोनों बेसिस पे मैंने चूज कर लिया है ना। आप दो बेसिस पे देखेंगे मैंने कौन कौन सा बताया, कि एक आपका था मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस से वैल्यू आपको मिलेगी डी की, और एक आपको मिलेगा यहां से नॉर्मल स्ट्रेस से, मीन्स बेंडिंग स्ट्रेस से, है ना, सिग्मा बी से। दोनों में जो भी वैल्यू आपकी बड़ी होगी, ग्रेटर होगी, लार्जर वन होगी, उसी को आप प्रीफर करेंगे, अडॉप्ट करेंगे एज द साइज ऑफ डायमीटर। ओके, रिमेंबर। सो चलिए, ये तो हो गया दो चीजें। अब मैं इसको एक क्वेश्चन से सॉल्व आपको बता रहा हूँ, सॉल्व करके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये तो किसके लिए हो गया, सॉलिड शाफ्ट के लिए हो गया। अब दोनों को मैं हॉलो शाफ्ट के लिए कर देता हूँ तो सिंपल होगा। चलिए देखते हैं, हॉलो शाफ्ट के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका जो T इक्विवेलेंट होगा इज इक्वल टू जो आपका रूट होगा m स्क्वायर प्लस t², ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए, 5/16 इंटू टाउ इंटू d₀³ 1 - k पावर 4। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत सिंपल है। और वैसे इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होगी, ये तो आपको पता है, यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2 m प्लस रूट m स्क्वायर प्लस t²। ये हो जाएगा आपका π/32 इंटू सिग्मा बी इंटू सेम रिलेशन 1 - k पावर 4, वेयर k इज द रेशियो ऑफ इनसाइड डायमीटर टू द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द हॉलो शाफ्ट। तो हॉलो शाफ्ट का इनसाइड और ये आपका आउटसाइड डायमीटर है। ओके, सो आई थिंक इट इज enough to describe a shaft equation, to derive a equation for a shaft subjected to twisting and bending. Okay, so now we can proceed for the solving our numerical ones. So यहाँ पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन को अच्छे से मैं डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ, ठीक है, दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल कि मेरे पास एक क्वेश्चन है और इसको मैं जल्दी आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इसको मैं अच्छे से डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहां से इजीली पढ़ सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है कि अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट ऑफ 300 न्यूटन मीटर एंड अ टॉर्क ऑफ 10,000 न्यूटन मीटर। चलिए, लिखा गया है कि कोई शाफ्ट है, सपोज, है ना, ये देखिए मैंने बना दिया, मान लीजिए उसने बोला है
कि इसमें जो है मोमेंट की जो वैल्यू आ रही है, आप दिस काइंड ऑफ दे सकते हैं, ये जो है यहाँ पर m की वैल्यू है 3000 न्यूटन मीटर आ रही है। ओके, और क्या बोला है, जो टॉर्क की वैल्यू है, ये जब रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो जो टी की वैल्यू है ये 10,000 न्यूटन मीटर बोल रहा है। सो ये क्वेश्चन में मैंने लिख दिया, सॉल्यूशन में। चलिए आगे देखते हैं। द शाफ्ट इज मेड ऑफ 45C8। ये देखिए मैंने बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जब आप पढ़ोगे या जैसे उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं कार्बन की, मीन्स अलग अलग जो आप इस एलॉय यूज करते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स होती है, जैसे निकिल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, सिलिकॉन, ये सारी चीजों का कंस्टिट्यूएंट होता है। तो वो मटेरियल है आपका 45C8 कार्बन का ही, माइनस कार्बन का होगा, ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील का है ये। चलिए उसके बाद देखते हैं, हैविंग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोल रहा है, तो सिग्मा अल्टीमेट ये आपका दिया है 6000 MPa, और अल्टीमेट शियर स्ट्रेस टाउ अल्टीमेट की वैल्यू दी है 500 मेगापास्कल। साथ ही बोला एज्यूमिंग अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको लेना है 6। फाइंड आपको करना है डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ शाफ्ट। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कोई दिक्कत है नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में अच्छे से आपको बता दूंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सारा चीज दे दिया है, तो देखिए अल्टीमेट दिया है, तो सॉल्यूशन जब में करोगे तो आपको सिग्मा बी निकालना है, सिग्मा टी जो टेंसाइल है, जो भी हम मान सकते हो, टेंसाइल यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ अल्टीमेट टेंसाइल हुआ तो यहाँ पर टेंसाइल बोल सकते हो। चलिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये होता है सिग्मा अल्टीमेट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अल्टीमेट की वैल्यू दी है 700, तो 700 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है 6। सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको फाइंड होगा, आप अभी कैलसी उठाएं और करें इसको, तो ये होगा आपको 116.7 MPa। ओके, सो ये है वैल्यू, और वैसे ही टाउ अल्टीमेट दिया हुआ है 500 MPa। सो आपको टाउ जो मिलेगा मीन्स अलोएबल स्ट्रेस, टाउ अलोएबल बोल सकते हो, वो हो जाएगा टाउ अल्टीमेट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये आपको दिया है 500 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलने वाला है 83.3 मेगा पास्कल। चलिए ये आपको मिल गया यहां से। और चलिए एक चीज लेट कर लेता हूं कि लेट जो डी होगा वो होगा डायमीटर ऑफ शाफ्ट, डायमीटर ऑफ शाफ्ट। चलिए ये सारी चीज मैंने लिख दिया, आपको आपके लिए है ना। और गिवन तो ये दिया है, देखिए ये एम दिया है और टी दोनों चीज दे चुका है। तो अब मैंने आपको बताया कि आपके पास जब भी बेंडिंग, याद रखेंगे एक चीज, जब भी बेंडिंग और ट्विस्टिंग एक साथ दिया है तो आपको पता चलना चाहिए कि जो शाफ्ट है वो सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग का केस है। तो आपको दो थ्योरी जो मैंने बताया था उसी को अडॉप्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपका कौन सा थ्योरी था बताइए। फर्स्ट था अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, शियर स्ट्रेस थ्योरी। चलिए इस शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने क्या फाइंड किया था कि जो टी इक्विवेलेंट होता है, टी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रूट टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, π/16 इंटू टाउ इंटू डी क्यूब होता है। अब टी और एम की वैल्यू मुझे पता है, चलिए कितनी है बताइए। टी स्क्वायर जो है वो आपको मैंने बताया था कि 3000 न्यूटन मीटर, तो उसको मैं देखिए 3000 न्यूटन मीटर है इंटू 10⁻³ करके एम में कन्वर्ट कर लेता हूं और पूरे का होल स्क्वायर प्लस एम की वैल्यू 10,000, तो ये 10,000 इंटू 10⁻³ करके इसको भी कन्वर्ट कर लेता हूं। चलिए यहां पर लिख देते हैं π/16 और टाउ की वैल्यू कितनी मिली है 83.3 इंटू डी क्यूब। चलिए सीधा कैलसी उठाइए और सॉल्व करिए तो आप यहां से देखेंगे कि जो डी की वैल्यू आपको मिलेगी यहां से वो होगी 86.10 mm। बहुत सिंपल है। और हमको पता है कि अगर डी की वैल्यू जैसे डायमीटर की वैल्यू किसके किसके बीच हो, ये देखिए किसके किसके हो जा रहा है 60 to 110, तो आपको 10 mm का स्टेप लेना है। तो इसकी वैल्यू जो है 80 और 90 के बीच में है, तो हायर वैल्यू हो जाएगी 90, तो इसका जो ये होगा आपको लेना है 90 mm। चलिए ओके।
तो ये पहला चीज हो गया। अब मैं इसको क्या लेके बनाएंगे बताइए, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। बस 2-3 मिनट और है, ये वीडियो बहुत सिंपल है। अब अकॉर्डिंग टू नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, और इस थ्योरी के हिसाब से जो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट होता है वो होता है 1/2 m प्लस m² प्लस t² इज इक्वल टू π/32 इंटू सिग्मा b इंटू डी क्यूब। ओके, चलिए वैल्यू पुट कर देता हूं। 1/2 m की वैल्यू आपको पता है 3000 इंटू 10³ करेंगे, प्लस 3000 इंटू 10³ का होल स्क्वायर, प्लस 10,000 इंटू 10³ होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है π/32, और सिग्मा बी की वैल्यू आपको क्या मिली थी 116.7 इंटू डी क्यूब। सो जब ये आप रखेंगे है ना, इन दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट कराएंगे तो जो डी आपको मिलेगा यहां से वो आप पाएंगे 83.70 mm, ये ठीक है। तो देखिए यहां पर देखिए स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है 116.7 और इसकी वैल्यू कितनी आ रही डायमीटर की 83.70 mm आ रही है। मीन्स इसका जो साइज है उसके हिसाब से वो कितना था लगभग, वो तो 86 पॉइंट समथिंग था, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसका जो ये जो होगा एक्चुअल में जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू 83.5, उसके लिए उसको ज्यादा डायमीटर की वैल्यू की जरूरत पड़ रही है ना। मतलब वो ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वहां पर, तो उसके डायमीटर को बड़ा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ये मैक्सिमम इसके लिए 83.70, अगर स्टेप यहाँ पर भी लेंगे आप तो ये भी 80 to 90 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर भी आपको 10 mm का स्टेप लेना पड़ेगा, तो ये भी इसकी भी वैल्यू वैसे देखा जाए तो 90 mm ही आ रही है। तो इसीलिए हम स्टेप यूज करते हैं शाफ्ट के लिए। ओके, रैंडमली कुछ भी तरीके का या 86 मांगो 84 मांगो इस टाइप का कोई शाफ्ट नहीं मिलता, तो उसके डेजिग्नेशन होते हैं प्रॉपर और स्टेप इंटरवल यूज किया जाता है। सो ओके, तो चलिए ये तो कंप्लीट आपका हो गया कि व्हेन अ शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट, तो उसको किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, डेराइव करेंगे, और कौन कौन सा न्यूमेरिकल फॉर्मूला निकल के आएगा हमारे लिए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ठीक है, तो ये सिंपल सा पूछता है कि कंप्यूटर एग्जाम में भी दे देगा कि सपोज, है ना, क्या दे देगा, बहुत सिंपल सा बनता है कि सपोज बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट आपका इतना है ना, वहां पर स्ट्रेस की वैल्यू इतनी दी हुई है, या एज्यूम करेंगे और फाइंड द एग्जैक्ट साइज ऑफ द डायमीटर। तो यही सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करना है आपको। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर प्लीज आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें, बिकॉज मैंने आपको बेसिक छोटी से छोटी चीज़ों की जानकारियां आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, ताकि कोई भी चीज़ें आपको एग्जाम के समय दिक्कत ना करे। सो प्लीज़ आप इस मेरे वीडियोस को देखते रहें, मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। सो थैंक यू।